हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आप सबों का यहां पर स्वागत है। आज हम लोग फिर से इंडियन पॉलिटी के एक अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 3 में इसका जिक्र किया गया है। पार्ट नंबर 1 जो है वो था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, उसको अच्छे से देखें आप। पार्ट 2 जो था वो सिटीजनशिप से संबंधित है। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, और उससे संबंधित संविधान में क्या प्रावधान है, ये है पार्ट 2। इसके बाद आज हम जिस पर डिस्कस करने वाले हैं ये है पार्ट 3, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और हमारी जो मेहनत है उसका कुछ सफल परिणाम निकल सके। ठीक है, तो आइए चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, भाग 3 और अनुच्छेद जो हैं 12 से लेकर के 35 तक, फ्रॉम 12 to 35। आइए एक एक करके देखते हैं। भारतीय संविधान में अगर शुरुआत की बात की जाए तो कुल 7 मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था। 7 मौलिक अधिकार कौन कौन थे? तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एक था राइट टू प्रॉपर्टी और एक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 7 थे उस समय। अब हालांकि ऐसा नहीं है, अब इसमें एक को हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दिया गया। फिर से एक बार देख लीजिए, अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? सामने स्क्रीन पर देखें आप। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच इसके बारे में डिस्कस किया गया है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसके बारे में बताया गया है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 है। अगला जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। अगला जो है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और 30 में है। अगला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आर्टिकल नंबर 32 में है। उसके बाद 33, 34 और 35 में इसी से संबंधित आगे बातें बताई गई हैं। बीच में अगर आप ध्यान दें तो आर्टिकल 31 जो है वो मिसिंग है। आर्टिकल 31 मिसिंग इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे आगे आने वाले वक्त में उसको संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इन सबों को अगर हिंदी में देखा जाए तो सबसे स्टार्टिंग में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर के अनुच्छेद आपको 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 के बीच। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 32 में है। एक नोट भी लिखा हुआ है, उस नोट को आप ध्यान दें। नोट में क्या है? नोट में है कि संविधान के 44वें संशोधन 1978, संविधान के 44वें संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 31 को, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार को डिस्कस किया गया था, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया जा चुका है, हटाया गया है। कब हटाया गया है? 1978 में, संविधान के 44th अमेंडमेंट। इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इन सबों को अब एक एक करके हमको डिस्कस करना है हम लोगों को। तो सबसे स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार, और आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है।
एक एक करके इसके में जो भी अनुच्छेद आ रहे हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे और उसका अर्थ समझते चलेंगे। सबसे पहले है आर्टिकल नंबर 14। जो लोग इंग्लिश मीडियम में लिखते पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जिनको इंग्लिश में थोड़ी समस्या है उनके लिए मैं हिंदी में डिक्टेट करके बताता चल रहा हूं ताकि उनको दिक्कत ना हो। आर्टिकल 14 मतलब अनुच्छेद नंबर 14। इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल पर्सन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो दो बातें हो गई ना। पहली बात जो है वो क्या है, इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल पर्सन विद इन टेरिटरी। एक बात तो हो गई कानून के समक्ष समानता, और दूसरी बात है सबके लिए एक समान कानून। ये दो बातें हैं, तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 14 जो है वो दो बातें कहता है। पहली बात क्या है, कानून के समक्ष सभी लोग एक समान हैं, और दूसरी बात क्या कहता है, सभी लोगों के लिए भी कानून एक समान है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। अब है आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15। ये क्या कहता है, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 15 जो है राज्य को केवल जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। राज्य को यह निर्देश देता है अनुच्छेद 15 कि आप जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। इस एक बात अब इसमें और है, क्या है, सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक एरियाज, सामाजिक समानता की बात करता है अनुच्छेद 15, और इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक एरियाज, सार्वजनिक चीजें जो हैं, सार्वजनिक स्थान जो हैं, जैसे कुआं है, सार्वजनिक कुआं, सार्वजनिक तालाब है, सार्वजनिक रास्ता है, सार्वजनिक कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, ये सब पब्लिक एरियाज हैं। तो जो भी पब्लिक एरियाज हैं या सार्वजनिक स्थान हैं उनके इक्वल एक्सेस का अधिकार हर व्यक्ति को देता है अनुच्छेद 15। ध्यान से सुनिए, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो उसको लिखते भी जाइए, हालांकि ये सारा इंपॉर्टेंट ही है फिर भी। अनुच्छेद 15 एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, अनुच्छेद 15 राज्य को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है, और सामाजिक समानता की बात करता है, और सभी सार्वजनिक स्थलों के इक्वल एक्सेस की बात करता है, हर व्यक्ति के लिए उसका उपयोग का अधिकार एक समान होगा, इसकी बात करता है। अब हम आगे चलते हैं और अगला अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 16 देखते हैं। It provides for equality of opportunity to all citizens in matters of public employment. Public employment मतलब होता है सार्वजनिक नियोजन या रोजगार। तो सार्वजनिक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता की बात करता है अनुच्छेद नंबर 16। सार्वजनिक नियोजन का मतलब है सरकारी रोजगार, सरकारी वैकेंसी। सरकारी नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता होगी। अवसर की समानता होगी का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के लिए अगर वैकेंसी निकली है और अगर कोई व्यक्ति उसका योग्य है उसके, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 17 है, 17। और 17 क्या कहता है, 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का त्याग, का परित्याग पर रोक। छुआछूत या अनटचेबिलिटी के कई आधार हो सकते हैं। आपका लिंग हो सकता है, आपकी जाति हो सकती है, आपका धर्म, रिलीजन हो सकता है, आपका जन्म स्थान हो सकता है, किसी व्यक्ति को कोई खास रोग हो गया तो वो भी छुआछूत का आधार हो सकता है। कई ऐसे ग्राउंड्स हो सकते हैं छुआछूत के। उन सभी ग्राउंड्स को, उन सभी आधारों पर रोक की बात करता है अनुच्छेद नंबर 17। बहुत ही महत्वपूर्ण है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17 में। अगला जो आता है वो है आर्टिकल नंबर 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों पर रोक लगा दी गई। देखिए होता ये था कि भारत की आजादी से पहले जब भारत में अंग्रेज रहा करते थे, उनका शासन चलता था, तो वो कई बार भारतीयों से अपना काम निकलवाने के लिए, उनको खुश करने के लिए अलग अलग प्रकार की उपाधियां देते थे, जैसे राय बहादुर, जैसे सर की उपाधि, जैसे कैसरे हिंद की उपाधि।
उपाधियां देने से क्या होता है, समाज में असमानता आती है, असमानता को जो प्रोत्साहन मिलता है उपाधियों के कारण। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में हर प्रकार की उपाधि को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अपवाद क्या है? भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान में ऐसा प्रावधान रखा गया कि शिक्षा के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर या सैन्य सेवा के आधार पर किसी व्यक्ति को उपाधि अभी भी दी जा सकती है और वह व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। यहां पर आपको एक चीज जानना आवश्यक है कि उपाधि में और मतलब टाइटल में और सरनेम में अंतर है। टाइटल्स, उपाधियां जो है वो नाम के पहले लिखी जाती हैं, जबकि सरनेम जो है, उपनाम उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उपनाम नाम के बाद में लिखा जाता है। जैसे आप सिंह, ठाकुर, शुक्ला, ओझा, झाजी, ये इस प्रकार हो सकते हैं और ये सब सरनेम है जो हम नाम के बाद में लिखते हैं, जबकि टाइटल्स जो हैं वो नाम के पहले लिखे जाते हैं। जैसे ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, कमांडर, विंग कमांडर, ये सब नाम से पहले लिखा जाता है। अभी भी शिक्षा के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अगर किसी व्यक्ति ने पीएचडी कंप्लीट किया है तो उसको पीएचडी की उपाधि मिलती है, डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, और जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है वो नाम के पहले लिखा जाता है। या सैन्य सेवा में जो लोग इन्वॉल्व हैं, लगे हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने नाम के साथ अपने पद का जिक्र करते हैं, जैसे रिटायर्ड कर्नल फलाना। तो इन दो स्थितियों में अभी भी उपाधियों को दिया जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि अब जो उपाधियां दी जाती हैं शैक्षणिक आधार पर या सैन्य सेवा के आधार पर, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता है, उनकी अचीवमेंट्स हैं, इसलिए उनको उपाधि दी गई। ऐसा नहीं है कि उससे काम निकलवाने के लिए सरकार ने उनको उपाधि दी। यहां एक बात ध्यान देने वाली और भी है कि पुरस्कार, जैसे पद्म जो पुरस्कार मिलते हैं वो उपाधियों से अलग है, वो अलग चीज है, उपाधियां अलग चीज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी वाला जो हिस्सा है 14 to 18 उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकारों के पास। राइट टू फ्रीडम, ये जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच इनका जिक्र किया गया है। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 19 जो इट गारंटीज द सिटीजन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। अनुच्छेद 19 जो है भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं की अनाउंसमेंट करता है, घोषणा करता है। वो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। नंबर 1 है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है। बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, महत्वपूर्ण चैप्टर भी है फंडामेंटल राइट्स। विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य है कि आपको जो आप सोचते हैं, आपकी जो विचारधारा है, आपका जो विचार है, वो विचार आप बनाए रखें, उससे और अच्छा करें, और उस विचार को अभिव्यक्त करने की भी आजादी है। आए दिन परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है कि सोशल मीडिया, जिसका उदाहरण है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कई उसके एग्जाम्पल्स हैं, न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, मैगजीन, बुक्स, है ना, ये सारी चीजें जो हैं वो कौन से मौलिक अधिकार का उदाहरण है? तो वो आप याद रखें 19A का उदाहरण है, अनुच्छेद 19A का, जो कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर कोई लेखक कोई किताब लिखता है तो वो अपने विचार उसमें लिख रहा है, तो वो विचार अभिव्यक्त करने की आजादी है और उसका माध्यम है लेखनी, वो लेखक है, ऑथर। कोई न्यूज़पेपर जब न्यूज लिखता है तो वह उसको अभिव्यक्त कर रहा है। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर आए दिन जो हम लोग कमेंट लिखा करते हैं या पोस्ट उस पर अपना लिखा करते हैं, ये सब विचार और अभिव्यक्ति की आजादी के उदाहरण हैं। अगला अगर देखा जाए तो है आपका फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आजादी है। क्योंकि अगर हथियार लेके इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर उसका नाम अलकायदा रखना पड़ेगा, इसलिए
बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आजादी है। आगे अगर देखा जाए इसका सी, तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। आपको संगठन जो है बनाने की आजादी है। कोई संगठन बना लें, आप कोई संघ बनाएं, आपको आजाद है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, आजाद हैं। अगला चौथा डी जो है वो ये कहता है कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को। अगर कोई भारत का नागरिक है तो भारतीय राज्य क्षेत्र में वह कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत के अंदर भारतीय राज्य क्षेत्र में कई ऐसी चीजें हैं जहां पर साधारण किसी व्यक्ति को ऐसे जाना जो है वो मना है। तो यहां पर उन जगहों को छोड़ करके, ऐसा नहीं है कि जहां लिखा हुआ है कि अंदर आना मना है वहां भी आप जबरदस्ती चले जाएं और अपने मौलिक अधिकार का वहां पर बखान करने लगें, तो ये गलत है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया का तात्पर्य यही है कि आप उन सभी जगहों पर जा सकते हैं जहां एक आम व्यक्ति को जाने की आजादी है, स्वतंत्रता है। अगला पांचवा जो है ई में, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी स्थायी या अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कई ऐसे जगह हैं जहां पर आम इंसान को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से भी निवास करने की मनाही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां के लोकल जो कल्चरल उनकी अपनी एक अलग विशेषता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ऐसा किया गया है। तो उन जगहों को छोड़ करके 19 का एफ जो है छठा, उसमें क्या कह रहा है? उसमें यह लिखा गया है संविधान में कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई भी रोजी रोजगार, व्यापार धंधा और नौकरी पेशा व्यवसाय करने की आपको आजादी है। बस यहां भी यही ध्यान रखना है कि वो कोई इलीगल काम आप ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसको करने के लिए सरकार ने रोक लगा रखी है या जिसको करने के लिए सरकार के से परमिशन लेने की आवश्यकता है, तो परमिशन लेके आपको करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आर्टिकल नंबर 19 जो है उसमें 6 विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं अब आर्टिकल नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 जो है वो ये कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा है। आप प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर किसी व्यक्ति से कोई भी अपराध हो गया है, कोई भी छोटा या फिर काफी संगीन अगर अपराध हो गया है, तो भी किसी व्यक्ति से अगर कोई अपराध हो गया है तो उसे अपने खिलाफ जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ध्यान से फिर सुने, किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद नंबर 20(20) में कहा गया है। अगर हम आगे आए आर्टिकल नंबर 21 में, तो ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये अनुच्छेद बहुत ध्यान से सुनिए कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है तो सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, मगर उस वक्त भी अनुच्छेद 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। हम लोग आर्टिकल 21 देख रहे थे। 21 में कहता है कि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये दो बातें कही गई हैं। यहीं पर इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जीवन की सुरक्षा जो है वो आत्महत्या से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सुसाइड करना हमारे देश में अपराध माना गया है। ऐच्छिक मृत्यु का जो एक मुद्दा है, ये भी कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु की बात को इजाजत देने के लिए कहा है। विशेष परिस्थितियों में मेडिकल सर्कमस्टांसेस अगर वैसे हैं, उस स्थिति में इच्छा मृत्यु को वो
अलाउ किया जा सकता है। तो वो सब इसी से संबंधित है। आर्टिकल 21 में अभी हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज ऐड की है, वो है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ। अ 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस J.S. Kheher ruled on August 24, 2017 that the right to privacy is a fundamental right for Indian citizen under the Constitution of India, mostly under Article number 21. दो बातें याद रखिए कि राइट टू जो प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, यह 2017 में 24 अगस्त 2017 के अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस समय के जस्टिस J.S. खेहर ने कहा कि निजता का अधिकार जो है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 21 के साथ समाहित कर दिया गया। अगला जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल नंबर 21A। 21 में ए है, इस ये कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर चिल्ड्रेन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 21A यह कहता है या इसमें प्रावधान है कि आर्टिकल 21A इज द राइट टू एजुकेशन वाज इंसर्टेड इन ईयर 2002 बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में समाहित कर दिया गया। तो फिर से यहां दो बातें आपको याद रखने की हैं। पहली बात कि 86वें संशोधन अधिनियम से, और दूसरी बात वर्ष 2002 में किया गया है राइट टू एजुकेशन। हम अगर और आगे आए तो अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 22। यह कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ विशेष परिस्थितियों में अरेस्ट और डिटेंशन से स्वतंत्रता से मुक्ति से सुरक्षा की बात करता है। विद्यार्थियों अब यहाँ दो बात है, एक है अरेस्ट और दूसरा है डिटेंशन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना और डिटेंशन का मतलब होता है निषेध करना। दोनों अलग अलग इस प्रकार से हैं क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अपराध हो चुका है, तो उसको अरेस्ट किया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, उससे अपराध होने की संभावना है, उस समय उसको डिटेन किया जाता है। आप कई बार देखते होंगे कि निर्वाचन के समय, इलेक्शंस के समय शहर के जो उग्र तत्व हैं, जो सो कॉल्ड रंगदार टाइप लोग हैं, उनको पुलिस लोकल थाना जो है वो उस दिन के लिए वो डिटेन कर लेते हैं कि उस दिन वो थाने में उनको बैठा के रखा जाता है कि आज आप यहीं बैठिए। हालांकि उन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया है, लेकिन उनसे अपराध होने की संभावना होती है। उस स्थिति में उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, और अगर किसी ने अपराध कर दिया है तो उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो आर्टिकल 22 जो है वो यही कहता है कि आपको आपकी गिरफ्तारी से और आपको आपके निषेध से, दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद नंबर 22। आगे देखते हैं क्या है। Whenever a person is arrested, he should be informed as soon as may be of the grounds for his arrest and should be allowed to consult and to be defended by a legal practitioner for his choice and produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours other than the traveling period. अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद क्या किया जाएगा? तो गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके यह बताया जाता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, आपकी गिरफ्तारी का आधार क्या है। इसके अलावे उसे अपनी इच्छा के अनुसार किसी वकील या इस कानूनी पेशे से संबंधित किसी व्यक्ति से सलाह लेने की छूट दी जाती है। एवं
गिरफ्तार करने के वक्त से 24 घंटे के भीतर उसे किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 24 जो घंटे जो हैं इसमें आने जाने का समय जो है उसको हटा दिया जाता है। मतलब ट्रैवलिंग पीरियड को छोड़ के 24 आवर्स के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वो मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाए या इसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाए। आगे चलते हैं। तीसरा जो ग्रुप है फंडामेंटल राइट्स का वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल नंबर 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान से सुनिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें दो अनुच्छेद हैं, 23 और 24। अनुच्छेद 23 कहता है ना कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन बीइंग्स का ट्रैफिकिंग का पर रोक लगाया गया है, मानव व्यापार पर रोक लगा दी गई है। मतलब मानव जो है वो अब खरीद बिक्री की वस्तु नहीं है। और बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी या जबरदस्ती किसी से काम करवाना, इन सबों पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 23 के अनुसार। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 24, ये कहता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें किसी फैक्ट्री में या इस प्रकार के किसी भी उद्योग धंधे में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा जहां पर उनका शारीरिक या मानसिक शोषण किया जाता हो। इसमें होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि कई चीजें इंक्लूडेड हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ऐसे किसी खतरनाक उद्योग व्यवसाय में नियोजित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा जहां उसका मानसिक या शारीरिक रूप से शोषण किया जाता हो। यह आर्टिकल नंबर 24 में लिखा है। हम अगर और आगे चले तो अगला जो ग्रुप है हमारा वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है ये, और इसको एक एक करके हम लोग देख लें। अनुच्छेद 25 जो है वो ये कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंसेस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मानने, उसके अनुसार आचरण करने, व्यवहार करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आपको जो भी धर्म, रिलीजन अच्छा लगता है आप उसको मानिए, उसके अनुसार आचार व्यवहार कीजिए और उसका प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर आप हिंदू हैं तो आपको टीका लगाने, तिलक लगाने, हाथों में कलावा बांधने की आजादी है, उससे कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आप इस्लाम के मत के मानने वाले हैं तो आपको टोपी पहनने की आजादी है, उसके लिए कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप सिख हैं तो आपको जो है कृपान रखने और पगड़ी बांधने की आजादी है ना। अगर आप ईसा मसीह के उपासक हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो उसके अनुसार आचरण व्यवहार करने की आजादी है और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी है। अगला आर्टिकल अगर देखा जाए आर्टिकल नंबर 26 तो कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। धार्मिक मामलों के जो प्रबंधन का आपको अधिकार है, स्वतंत्रता है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, जैसे अगर आपको झांकी निकालनी है या जुलूस निकालना है, कोई यात्रा निकालनी है, मुहर्रम में आपको तजिया निकालना है, तो वो रिलीजियस अफेयर्स हैं, इन सबों की आपको छूट है, आप निकाल सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 27, वो ये कहता है कि प्रोहिबिट्स टैक्सेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। धार्मिक आधार पर सरकार कोई कर आप पर नहीं थोपेगी, नहीं लगाएगी। धर्म के मामलों में कोई कर आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 28 है, अनुच्छेद नंबर 28, जो कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनीज इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त है, या अगर वो वित्त प्रदत्त पूर्णतः है, आंशिक रूप से है, उसमें अगर कोई धर्म से संबंधित कोई क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो वहां पर किसी दूसरे धर्म के बच्चे को उपस्थित होने से स्वतंत्रता दी गई है। आप एक बार फिर से देख लें। आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनीज इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आगे चलते हैं अब ग्रुप नंबर 5 में, जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 जो है वो ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना सरकार का दायित्व है। बात ये उठती है कि अल्पसंख्यक कौन है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अल्पसंख्यकों को या बहुसंख्यकों को बताया जाता है। हमारे देश में हिंदू जो रिलीजन एक माना जाता है, उसको छोड़ करके अन्य जो रिलीजन है, जैसे बौद्ध है, पारसी है, सिख है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, इन सबों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा गया है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना सरकार का दायित्व है। अगला अनुच्छेद जो है आर्टिकल नंबर 30, वो भी इसी से संबंधित है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करना और उसका संचालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 31 है, अनुच्छेद नंबर 31। ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना कि 31 को अब इस श्रेणी से हटा दिया गया। आप अगर स्क्रीन पर देखें तो ओमिटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1978, 1978 के संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 31 को इस श्रेणी से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 में क्या लिखा गया था? अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित था। अब इसको हटा करके आर्टिकल 300A में रखा गया है एज अ लीगल राइट, कानूनी अधिकार है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि जब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था तो वो फंडामेंटल राइट था। अब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में है और वो कानूनी अधिकार है, लीगल राइट। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप है वो छठा है और वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32, जो ये कहता है कि द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या सीधे हाई कोर्ट में अपील करने के लिए स्वतंत्र है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सीधे राज्य के हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में या देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के द्वारा 5 अलग अलग प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार के रिट होते हैं। उन रिट्स के लिए हम एक अलग चैप्टर, अलग वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर आप ये जान लें सिर्फ कि आर्टिकल 32 में अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट जाके अपील कर सकते हैं, और आपकी अपील को सुनने के बाद स्थिति अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 अलग अलग प्रकार के रिट इशू करती है। उन रिट्स के नाम हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरेरी, को वारंटो, है ना। तो ये रिट्स हो गए। एक आपका प्रोहिबिशन है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी और मैंडेमस। ये 5 प्रकार के रिट होते हैं। तो हिंदी में अगर इनको बात कर लिया जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है हैबियस कॉर्पस, फिर मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश, फिर आपका प्रोहिबिशन मतलब होता है प्रतिषेध, है ना। फिर को वारंटो मतलब होता है अधिकार परीक्षा,
और सर्टियोरेरी का मतलब होता है उत्प्रेषण। इनके लिए एक अलग वीडियो हम लोगों ने तय किया है बनाने के लिए, तो वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। कुछ और अदर पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं इस चैप्टर से संबंधित, उसको देख लेते हैं। जैसे सबसे ऊपर लिखा है, एक्सेप्ट द राइट्स मेंशन्ड आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, प्रेसिडेंट हैज पावर टू सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और enforcement president has the power to suspend the enforcement of fundamental rights। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य सभी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। कब? इमरजेंसी की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में। आगे देखते हैं, द फंडामेंटल राइट्स आर ऑफ टू कैटेगरीज। मौलिक अधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन वो श्रेणियां हैं देख लेते हैं एक करके। राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, वैसे मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और फॉर ऑल अदर पर्सन इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, और दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकार वो हैं जो सभी को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों के लिए भी हैं। भारत में जो विदेशी व्यक्ति रहते हैं उनको भी अधिकार जो है प्राप्त हैं। देख लेते हैं क्या है। द राइट्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 and 30 are available to the citizen only while other rights are available to all person। बहुत ध्यान से इस चीज को याद रखिएगा और आप इसको नोट भी कर लें कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारत के लोगों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है। इसके अलावा अन्य जिन मौलिक अधिकारों का जिक्र अभी तक हम लोग कर रहे थे वो सभी के लिए है, और उनमें विदेशी भी शामिल हैं। When there is a proclamation of emergency under Article 352 on grounds of war or external aggression, the operation of Article 19 remains suspended। जब भारत के राष्ट्रपति बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति में अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं, उस समय अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब यह है कि आपातकाल के समय आप उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक आखिरी पॉइंट इसमें और है कि द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड ऑपरेशन ऑफ अदर राइट्स एक्सक्लूडिंग आर्टिकल 20 एंड 21 ऑल्सो बाय सेपरेट ऑर्डर इशूड अंडर आर्टिकल 359 ड्यूरिंग द प्रिवेलेंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ध्यान से इसको भी याद रखिए कि अनुच्छेद 359 359 के अकॉर्डिंग अन्य मौलिक अधिकारों को भी सस्पेंड किया जा सकता है। मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। तो इतनी सारी बातें अभी हम लोगों ने जिक्र की। एक बार आप सबको उन सभी बातों का मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। हमने ये जिक्र किया कि मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में है, कौन से पार्ट का वो हिस्सा है। तो पार्ट नंबर 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच उसका जिक्र किया गया है, जिसमें मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 32 के बीच में है। तो ये हो गए, उनके बीच जितने मौलिक अधिकार हैं उन सबों का एक एक करके हमने जिक्र किया है। हमने ये भी जिक्र किया कि आर्टिकल नंबर 31 जो है, जिसमें मौलिक अधिकार जो है वो संपत्ति का अधिकार है, उसको अब 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा उस लिस्ट से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, जबकि वास्तव में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी संख्या 7 थी। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य सभी फंडामेंटल राइट्स को राष्ट्रपति ऑर्डर के द्वारा सस्पेंड कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में। अब एक बात और है जो आपको जानना आवश्यक है, वो है कि आर्टिकल नंबर 32 तक तो हमने देख लिया, 33 में क्या है, 34 में क्या है और 35 में क्या है।
ये मैं ओरली आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुने। आर्टिकल नंबर 32 जो है वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट फॉर दोज पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन स्पेशल टाइप्स ऑफ जॉब्स। विशेष प्रकार की नौकरियों में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 33 में, 33 में। फिर से एक बार सुन लीजिए। फंडामेंटल राइट्स फॉर दोज पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन स्पेशल टाइप्स ऑफ जॉब्स, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, पुलिस और भी रॉ एजेंसी जो है, आर्मी, मिलिट्री, इस तरह के जो नौकरियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके मौलिक अधिकार अन्य लोगों के मौलिक अधिकारों की अपेक्षा थोड़े कम है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं। अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 34, वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट फॉर दोज हु लिव्ड इन सेंसिटिव एरियाज, मतलब संवेदनशील क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जैसे आपका बॉर्डर एरियाज हो गए या अन्य देश के अंदर भी कई एरियाज जो है वो सेंसिटिव अनाउंस किए जाते रहे हैं समय समय पर। तो सेंसिटिव एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके भी मौलिक अधिकार अन्य लोगों के मौलिक अधिकार की अपेक्षा थोड़े कम है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। जैसे उनकी कभी भी संदेह के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है, उनकी कभी भी तलाशी ली जा सकती है, अन्य कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगाए गए हैं जो लोग सेंसिटिव एरियाज के निवासी हैं वहां रहते हैं। अगला और आखिरी अनुच्छेद जो है आर्टिकल नंबर 35, वो ये कहता है कि इन सभी कार्यों को करने के लिए एक सरकार कानून का सहारा लेगी, कानून बना करके इन सबों को लागू करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये फंडामेंटल राइट्स वाले जो चैप्टर हैं, जो आर्टिकल्स हैं, इन सबको हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और जहां कहीं भी दिक्कत हो नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और वहां भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इस या किसी भी वीडियो से संबंधित कोई भी अगर परेशानी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, GS सेंट्रल के नाम से, वो भी है @g.s.central। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहां पर आएंगे तो वीडियो से संबंधित किसी भी परेशानी, किसी भी क्वेरी पर वहां डिस्कशन आप कर सकते हैं हमसे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और उसका भी एड्रेस वही है @g.s.central.edu। तो फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां प्रतिदिन करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और वीडियो को अंत तक आपने देखा इसलिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।